हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम पुरानी वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़ रहे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमें पता है, हमने आर्टिकल 20 कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 पढ़ लिया था। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 भी पढ़ लिया था। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 भी पढ़ लिया था एंड 3 भी पढ़ लिया था। ये तीनों आर्टिकल हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। राइट, ये हमने कल पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो डबल जियोपार्डी। ये क्या होता है? ये सब कुछ मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, तो आज की वीडियो में मुझे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, जिसको हम यूएसए में 5th फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू रिमेन साइलेंट के नाम से भी जानते हैं। यूएसए में इसको राइट टू रिमेन साइलेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि यूएसए के 5th फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि किसी भी इंसान को आप जोर जबरदस्ती से उसे कंपेल नहीं कर सकते टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसी के खिलाफ आप उसे कन्वेंस नहीं कर सकते, उसको कंपेल, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। राइट, ये था हमारा राइट टू रिमेन साइलेंट। सो एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या ब्लड सैंपल लेना, हेयर सैंपल लेते हैं हम, है ना? ब्लड सैंपल लेते हैं, हेयर सैंपल लेते हैं, हैंड राइटिंग मैच करते हैं, ब्रेन सैंपल, नार्को एनालिसिस करते हैं, क्या ये सब हमारा आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में अलाउड है या नहीं है? तो इसका आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एज दीज आर नॉट द एविडेंस। ये क्या नहीं है? एविडेंस नहीं है, दे आर जस्ट द इंफॉर्मेशन। इन्होंने बोला था कि ये कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पाने का एक जरिया है। इसलिए हैंड राइटिंग मैच करना, हेयर सैंपल, ब्रेन सैंपल, इन सब के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दैट इज, पुलिस अरेस्ट ही क्यों करती है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, तो पुलिस अरेस्ट क्यों करती है? फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अरेस्ट करती है। अब हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन में विद इन द 24 आवर्स इसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। किसको? एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ये 24 आवर्स तो बहुत कम है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम ढंग से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा? पुलिस या फिर स्टेट रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट को। किसको रिक्वेस्ट करेगी? आफ्टर 24 आवर्स कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी कि हमें कस्टडी दे दो, हमें कस्टडी दे दो फॉर द एक्यूज्ड। इसी को बोला जाता है रिमांड पर लेना। रिमांड यानी कि इसको टू सेंड बैक और रिटर्न, यानी कि पहले पुलिस के पास था, बाद में भी पुलिस के पास ही आ जाता है। 24 आवर्स के बाद भी पुलिस के पास ही रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम रिमांड बोलते हैं। यानी कि 24 घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद अगर जजेस चाहें तो ही
उसको कस्टडी में लिया जा सकता है, उसको रिमांड में लिया जा सकता है। जज की परमिशन से ही होगा, विदाउट जज की परमिशन से नहीं होगा। कोर्ट से हमें रिमांड मांगनी पड़ेगी। और ये किस में लिख रहा है? दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 22 क्लॉज 2। आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में ये सब कुछ लिख रहा है। जब हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट में एक तरफ तो पुलिस स्टेट प्रोसिक्यूशन था और एक तरफ था वो एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो पुलिस क्या डिमांड करेगी? पुलिस बोलेगी कि हमें रिमांड दे दो। कोर्ट से क्या कहेगी कि हमें रिमांड चाहिए, हमें इसको कस्टडी में लेने दो। और वहीं पर एक्यूज्ड क्या बोलेगा? एक्यूज्ड और उसका जो लॉयर होगा, डिफेंस लॉयर जो होगा उसका, वो बोलेगा कि नो रिमांड, वी ओनली नीड बेल। हमें क्या चाहिए? हमें बेल चाहिए, रिमांड मत दो प्लीज़। तो बेल क्या होती है? एक टेम्पररी रिलीज होता है। जब भी बेल शब्द आ जाए तो मतलब समझ रहा ना, एक्यूज तो अभी भी है लेकिन उसको टेम्पररी रिलीज कर दिया गया है। जब भी कोर्ट चाहेगी वो उसको, कोर्ट जब भी चाहेगी उसको बुला लेगी और उसको आना ही पड़ेगा फॉर द ट्रायल या फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब सपोज मानो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ने बोला कि हम इस व्यक्ति को रिमांड पर रखते हैं, यानी कि कस्टडी में लेते हैं। तो रिमांड पर रखने के भी दो तरीके होते हैं। रिमांड भी दो तरीके से रखा जाता है। पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी, दूसरा जुडिशियल कस्टडी। पहला तरीका दैट इज पुलिस कस्टडी और दूसरा है जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में क्या होता है? पुलिस कस्टडी में जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको दोबारा पुलिस के पास भेज दिया जाता है। दोबारा किसके पास भेज दिया जाता है? पुलिस के पास भेज दिया जाता है। पुलिस के पास भेजना इन द सेंस, अब पुलिस के पास रहेगा वो स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में उसको लॉकअप पे रख दिया जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है दैट इज जुडिशियल कस्टडी, जिसको हम जजेस कस्टडी भी बोलते हैं, जज की कस्टडी। यानी कि वो जेल में रहेगा, उसको सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा। पुलिस के पास ना देकर उसको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी मैजिस्ट्रेट या जज ही कर सकते हैं और पुलिस कस्टडी, हालांकि इसको जज ही करते हैं, बट पुलिस कस्टडी तभी से लग जाती है जैसे ही व्यक्ति अरेस्ट होता है। अरेस्ट होते ही पुलिस कस्टडी लग जाती है, उसको जजेस आगे बढ़ाते हैं। पुलिस कस्टडी को जजेस आगे बढ़ाते हैं, जबकि मैजिस्ट्रेट ही, जजेस ही जुडिशियल कस्टडी लगा सकते हैं। अरेस्ट किया है किसी को हमने, कस्टडी पर लिया है, क्यों लिया है? इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है, ऑब्वियसली बात है। और इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मिल गया तो क्या होगा? वो डायरेक्ट जाएगा पुलिस स्टेशन, उससे इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे इंटेरोगेट करेगा। उससे क्या करेगा? इंटेरोगेट करेगा, उससे डायरेक्टली इंटेरोगेट करेगा विदाउट परमिशन। किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है पुलिस कस्टडी में। बट जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो क्या होगा? बिफोर द इंटेरोगेशन, इंटेरोगेट करने से पहले उसे जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उसे जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ही वो इंटेरोगेट कर सकता है। और कोई भी कस्टडी हो, वेदर इट इज पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, हमेशा याद रखना कि एक बार में केवल 15 डेज का ही रिमांड दिया जाता है। 15 डेज से ज़्यादा कभी भी रिमांड नहीं दिया जाता। मैक्सिमम कितने दिन का रिमांड दिया जा सकता है? 15 डेज का दिया जाता है। और पहली बार में जब कोई रिमांड दिया जाता है तो यूजुअली पहली बार में पुलिस कस्टडी दी जाती है, ना कि जुडिशियल कस्टडी। ज़्यादातर पहली बार में अगर कोई कस्टडी देनी हो तो पुलिस कस्टडी दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 जून को किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लिया गया, ठीक है, तो 15 दिन से पहले पहले यानी कि 15 जून से पहले पहले इसे कोर्ट में
लाना पड़ेगा एक बार। अगर मान लो कि पुलिस दोबारा रिमांड की डिमांड करती है, बोलती है कि दोबारा हमें कस्टडी में चाहिए, हमारे पास इतने अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, तो क्या करेगी कोर्ट, दोबारा रिमांड दे देगी। लेकिन फिर से कितने दिन का, 15 डेज का। 30 जून से पहले पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसे लेकर, जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसे लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस बार भी पुलिस ने अगर रिमांड मांगी तो दोबारा दे देगी, लेकिन 15 जुलाई से पहले पहले 15 जुलाई से पहले पहले तुम्हें कोर्ट में ले जाना पड़ेगा इस व्यक्ति को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यानी कि 15 डेज का ही रिमांड दिया जाता है। कस्टडी कितने दिन की हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है। हाँ, उसका एक्सटेंशन मिल जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि हमने देखा इसमें 1 से 15, 15 से 30, 30 से 15 फिर से, तो इसको क्या है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन 15-15 के गैप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, इसकी भी कुछ लिमिट है। इसकी लिमिट है ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि क्राइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है जो कि लेस देन 10 ईयर्स, जिसकी पनिशमेंट कैसी है, लेस देन 10 ईयर्स है, नो डेथ सेंटेंस, नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद नहीं है, सजाए मौत जो फांसी होती है वो भी नहीं है, और 10 साल की कम सजा है, 10 साल से कम की सजा है। ऐसे कोई क्राइम के लिए 60 डेज का रिमांड दिया जा सकता है मैक्सिमम, यानी कि 15 + 15 + 15 एंड 15, सिर्फ 60 डेज का मैक्सिमम दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी डेथ सेंटेंस दी है, यानी कि उस पर फांसी की सज़ा हो जाती है, उम्र भर कैद हो जाती है, उम्र कैद हो सकती है, और सज़ा भी कितने साल है, 10 साल से ज़्यादा है, मोर देन 10 ईयर्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर 90 डेज का रिमांड है। कितने दिनों का, 90 दिन, 90 डेज का रिमांड लिया जाता है। लेकिन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज और 90 डेज, पुलिस को इन 60 दिन या फिर 90 दिन, जिस ऑफेंस के अकॉर्डिंग, पुलिस को एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करानी होती है। फाइनल रिपोर्ट उसको सबमिट करानी होती है। किधर सबमिट कराते हैं इसको सबमिट कराते हैं इन द कोर्ट में, जजेस के पास इसको सबमिट कराते हैं। अगर 60 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर पुलिस इस फाइनल रिपोर्ट को सबमिट नहीं करा पाती है, तो वो जो एक्यूज्ड है उसको मैंडेटरी बेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मैंडेटरी बेल, जिसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल। स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफ़ॉल्ट बेल बोला जाता है इसको। कभी कभी जो पुलिस होती है वो सबमिट 2 तरह से कर सकती है इस रिपोर्ट को। एक तो करती है वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। एक कभी कभी ये क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट करती है। फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, जब पुलिस ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके पास काफ़ी सारे एविडेंस आ गए हैं अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगी। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, क्लोजर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जब एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, एक्यूज्ड के खिलाफ ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है, इसके बाद क्रिमिनल ट्रायल चलता है। इसके बाद क्या चलता है, क्रिमिनल ट्रायल चलता है। अगर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट चलाएगी।
कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर डिपेंड करता है वो क्रिमिनल ट्रायल चलाए या ना चलाए। अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी है तो ये जजेस की डिस्क्रिशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जजेस के ऊपर बेस्ड है। वो चलाना चाहे तो क्रिमिनल ट्रायल चला सकते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा और टाइम भी दे सकते हैं पुलिस वालों को। बेल क्या होता है? बेल होता है टेम्पररी रिलीज। किसी व्यक्ति को बेल कब मिलती है? जब व्यक्ति को टेम्पररी बेसिस पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे बोल दिया जाता है जब भी कोर्ट तुम्हें बुलाए, जहाँ भी तुम्हें बुलाए, तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा उस प्रेजेंट जगह पर, जजमेंट के दिन तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द जुरिडिक्शन। और इस बात के लिए एक बेल बॉन्ड साइन किया जाता है, दैट इज एक तरह का ये प्रॉमिस है, एक तरह का प्रॉमिस है। अगर इस बेल बॉन्ड को वायलेट किया जाता है, अगर इस बेल बॉन्ड को वायलेट किया जाता है तो फिर जो अमाउंट होता है बेल का उसको जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है उसको। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड एक पेपर सा होता है जिस पर ये लिखा होता है, ऊपर एक्यूज्ड का नाम लिखा होता है, एक्यूज्ड का नाम लिखा होता है, एक्यूज्ड के बारे में लिखा होता है, उसने कौन सा क्राइम किया होता है ये लिखा होता है, वो कहाँ का होता है ये सब कुछ लिखा होता है। और लास्ट में उसकी अमाउंट लिखी होती है कि बेल की अमाउंट कितनी है, 50,000, 15,000, जो भी बेल की अमाउंट होती है वो लिखी होती है। और नीचे दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो कि इस बात की गारंटी लेता है कि ये व्यक्ति ने जो भी क्राइम किया है, इसको जहाँ भी बुलाया जाएगा, जब भी बुलाया जाएगा, ये उस जगह प्रेजेंट हो जाएगा। और नीचे अमाउंट लिखा होता है उस बेल का कि कितनी अमाउंट है। और ये जो बेल अमाउंट होता है ये डिपेंड करता है जजेस के ऊपर। जज जितनी बेल अमाउंट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, 50,000 लगा सकते हैं, वो 15,000 लगा सकते हैं, इवन वो ज़ीरो भी लगा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है तो ज़ीरो रुपीज़ भी लगा सकते हैं। किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं है तो वो अपने आप को भी बेल अमाउंट में लगा सकता है, अपने आप को भी दाव पर लगा सकता है, राइट। तो ये सब कुछ बेल के बारे में हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑफेंस पढ़ेंगे और आगे की कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ ऑफेंस में हम बेलेबल ऑफेंस भी पढ़ेंगे और नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।